मध्य प्रदेश का वन प्रशासन, ये आज का हमारा चैप्टर है। वन से संबंधित ही है, फॉरेस्ट से संबंधित ही है। कल का जो मैंने चैप्टर बताया था उसी का दूसरा भाग है ये, मध्य प्रदेश का वन प्रशासन। ठीक है, कल मैंने जैसा भी आपको बताया वनों के प्रकार बताए थे और सारी डिटेल मैंने आपको कल बताई थी, वनों से संबंधित, क्षेत्रफल आदि से संबंधित। आज हम प्रशासनिक दृष्टि से वन कैसे यूज में लाए जाते हैं उसको अपन आज समझेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मध्य प्रदेश की वन नीति बहुत इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की नीति नहीं, इसमें वन नीति कर लेना, वन लिख नहीं पाए हैं इसमें, आप इसमें लिख लेना मध्य प्रदेश की वन नीति। ठीक है, वनों से संबंधित मध्य प्रदेश की क्या नीति है वो अपने को लिखना है इसमें, मध्य प्रदेश की वन नीति। ये आपका लेना है इसमें। नीति का मतलब होता है पॉलिसी। ठीक है, मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट पॉलिसी कैसी है वो अपने को इसमें देखना है। तो इसको अपन देखते हैं क्या है इसमें वन नीति में। सो मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना 1860 में हुई थी, 1860 में। ठीक है, तथा सर्वप्रथम 1894 में ब्रिटिश कालीन वन नीति अमल में लाई गई। तो 1860 में 60 में मध्य प्रदेश में वन विभाग स्थापित हुआ था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। और एक और विशेषता है कि मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर वन विभाग की स्थापना सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले वन विभाग की स्थापना हुई थी 1860 में, और 1894 में वन से संबंधित नीति बनाई गई थी, पॉलिसी बनाई गई थी, ब्रिटिश कालीन नीति बनाई गई थी वनों से संबंधित। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपका। आजाद भारत में प्रथम वन नीति 1952 में लागू की गई। तत्पश्चात 2005 में मध्य प्रदेश की नवीन वन नीति घोषित की गई। ठीक है, सो एक तो वन नीति आपकी बनी थी 1894 जो कि ब्रिटिश कालीन थी। जब भारत आजाद हुआ तो सभी चीजें नई बनी, और उसी क्रम में आपका जो है वन नीति भी 1952 में नई वन नीति बनी अपने मध्य प्रदेश के लिए, प्रथम वन नीति बनी मध्य प्रदेश में। ठीक है, और 2005 में उसमें कुछ संशोधन किया गया और एक नवीन वन नीति को घोषित किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की नवीन वन नीति कब घोषित की गई है? 2005 में घोषित की गई है। मध्य प्रदेश वन नीति 2005 का मुख्य उद्देश्य वन आश्रित परिवारों को वन आधारित रोजगार उपलब्ध कराना तथा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना है। यानी कि क्या है इस नीति का उद्देश्य, वन नीति का उद्देश्य कि वन पर जो आश्रित परिवार हैं उनको वन के अंदर ही रोजगार उपलब्ध हो सके, या ऐसे रोजगार में उनको शामिल किया जा सके जो वनों पर आधारित हो। उदाहरण के लिए तेंदुपत्ता तोड़ने का काम है तो ये वही लोग करेंगे जो वनों में निवास करते हैं। ठीक है, या लाख का काम है, लाख निकालने का, पेड़ पे से लाख निकालना है, गोंद निकालना है, ईंधन के लिए लकड़ी निकालना है, तो ये सारे काम आपका ऐसे परिवारों पर को दिया जाएगा जो वन में निवास करते हैं, या वन में रहने वाले परिवारों को ये सारे काम दिए जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश की वन नीति 2005 के तहत ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। इसके अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बल की व्यवस्था करना, ये भी आपका वन नीति का ही एक भाग है 2005 की वन नीति का। तो आपको इस स्लाइड में क्या पढ़ना है, आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश भारत का वो पहला राज्य है जहां पर वन विभाग की स्थापना की गई थी। यानी सबसे पहले वन विभाग की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। ठीक है, भारत का पहला राज्य। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो नवीन वन नीति है वो 2005 में घोषित की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? आपका वन आश्रित परिवारों को वन आधारित रोजगार देना। ठीक है, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में जोड़ना और अति संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बल की तैनाती करना। आपको यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछें, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट लें जिससे कि मैं नेक्स्ट
स्लाइड पर आपको लेकर के चलूं, अगली स्लाइड पर आपको बताऊं मैं। यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको मैं अगली स्लाइड पर ले जाता हूं, आपको नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं। कुछ और पॉइंट हम देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति में जन भागीदारी की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अपनाया गया। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन, इस शब्द को समझना बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये आपका, संयुक्त वन प्रबंधन। इसका मतलब क्या है, ये अवधारणा क्या है संयुक्त वन प्रबंधन की? इस अवधारणा से तात्पर्य है कि वन का जो प्रबंधन है, वन की जो देखभाल है, जंगलों की रख रखाव है, जंगलों की जो देखभाल है, वो केवल वन विभाग नहीं करेगा। वन विभाग के साथ में वन में रहने वाले जो वहाँ के निवासी हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, जनजातीय लोग हैं, वो भी वन विभाग के साथ में मिलकर के वन की देखभाल को करेंगे या वन की रक्षा के लिए काम करेंगे, वन की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति में ये ध्यान दिया गया है कि जो वन निवासी हैं या जो आपके वनवासी लोग हैं, उनको भी वन की सुरक्षा में शामिल किया जाए, उनको वनों से बाहर न निकाला जाए, बल्कि उनको वनों में ही रहने दिया जाए, उनके गांव वगैरह वनों में ही रहने दिए जाएं और उनको जो है वन सुरक्षा से जोड़ा जाए। ये आपका जो है संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा कहलाती है। ठीक है, तो ये नवीन वन नीति में इसको अपनाया गया है। इसके तहत संयुक्त वन प्रबंधन के लिए 3 प्रकार की समितियों का गठन किया गया है। तो मैंने ये जो अभी आपको सारी चीजें बताई कि वन प्रबंधन जो होगा वो केवल वन विभाग नहीं करेगा, बल्कि वन में रहने वाले जो वहाँ के वनवासी लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो भी उस प्रबंधन में शामिल होंगे। वन के रखरखाव में, वन जीवों की सुरक्षा में, ये सब काम उसमें शामिल होंगे। तो ऐसा करने के लिए 3 प्रकार की समितियों का गठन किया गया है। उन समितियों के नाम आपको मैं बता देता हूं और उनके काम मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, यदि कोई क्वेश्चन हो तो इसमें आप पूछें। ठीक है, क्या हो? आप यहाँ पे ड्राइंग कर लो। ठीक है, बैठ जाओ ऊपर। सो वन प्रबंधन ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको कितने प्रकार की समितियां हैं, 3 प्रकार की समितियां हैं संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित, इस अवधारणा से संबंधित उन 3 समितियों के नाम बताऊंगा और उनके काम बताऊंगा। ठीक है, सो एक एक करके हम देखते हैं उनको क्या है वो। तो सबसे पहले है इको विकास समिति। समिति का नाम आप याद में रखना, इको विकास समिति। ठीक है, ये क्या काम करती है? इको विकास समिति राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र में स्थित सभी गांवों में वन प्रबंधन के लिए बनाई गई समितियां इको विकास समिति कहलाती है। ठीक है, समझ में आया आपको इको विकास समिति क्या होती है? यानी कि जो नेशनल पार्क हैं या अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? सेंचुरीज है। उस क्षेत्रफल में जितने गांव आते हैं, वो सब गांव में जो समितियां बनाई जाती हैं उस क्षेत्र के रखरखाव के लिए, वो सारी समितियां क्या कहलाती हैं? इको विकास समिति कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। कितने क्षेत्रफल में आपका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उस पूरे क्षेत्रफल में जो समितियां आती हैं, गांव आते हैं राष्ट्रीय वन उद्यान यानी नेशनल पार्क में और अभ्यारण्य के क्षेत्र में जितने गांव आते हैं, उसमें जो है आपका इको विकास समिति बनाई जाती है। अगली है ग्राम वन समिति। नेक्स्ट है आपका ग्राम वन समिति। ये जो समिति है, ये बिगड़े हुए वन क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले गांवों में बनने वाली समितियां ग्राम वन समिति कहलाती हैं। यहाँ पर बिगड़े हुए वन क्षेत्र का मतलब क्या है? ये ऐसे जो आपका जंगलों में निवास करने वाले लोग होते हैं, जहां पर वृक्षों की कटाई बहुत ज्यादा होती है या वृक्षों की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग हैं, वनों में निवास करने वाले लोग हैं, वो जो समितियां बनाते हैं वो ग्राम वन समिति कहलाती हैं। ठीक है,
और इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका वनों को दोबारा से विकसित करना, नवीन पेड़ों को लगाना, उन पेड़ों की देखभाल करना, रखरखाव करना और वनों को वापस से हरा भरा करना। ये ग्राम वन समिति का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट समिति जो आती है वो है आपकी वन सुरक्षा समिति। तो वन सुरक्षा समिति आपकी सघन वन क्षेत्रों में बनाई जाती है। ठीक है, सघन वन का मतलब होता है जहाँ पे घने वन होते हैं वहां पर ये समिति बनती है और 5 किलोमीटर के दायरे तक जो भी गांव आते हैं उस गांव के लोग ही इस समिति के सदस्य होते हैं। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है वन सुरक्षा समिति, ये क्या काम करते हैं, ये वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं, उसको शिकारियों से बचाते हैं वन को, और वन में जो आपका एक कटाई है उसको कटाई को होने से रोकते हैं। ये सारे काम आपका जो है वन सुरक्षा समिति के होते हैं। तो ये मैंने 3 समिति बताई। ठीक है, इको विकास समिति जो कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज के अंतर्गत आने वाले गांव में बनाई जाती है। ग्राम वन समिति जो कि आपकी खुले वन क्षेत्र में बनाई जाती है जहां पे वृक्षों की संख्या कम होती है या कम मात्रा में वृक्ष होते हैं। और वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों में बनाई जाती है। 5 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले गांवों के जितने भी निवासी होते हैं वो इस समिति के सदस्य बन सकते हैं और वन की सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन और उसमें समितियां मैंने बताई हैं। यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछें। ठीक है, और नहीं है तो फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूं। किसी को क्वेश्चन कंफ्यूजन है क्या इसमें? चलो, नहीं है लगता है, अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन, अगली स्लाइड चेंज करते हैं। अब कुछ क्षेत्रीय वन इकाइयां इसको अपन पढ़ते हैं। मैंने अभी समिति बताई है ना, 3 समिति बताई थी मैंने। समिति का मतलब होता है सोसाइटी। अब अपन इकाइयां देखेंगे, क्षेत्रीय वन इकाइयां कौन कौन सी हैं और इनका क्या उद्देश्य होता है ये अपन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का जो पूरा वन क्षेत्र है उसको 16 वन वृत्तों में बांटा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कितने वन वृत्त हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने वन वृत्त हैं आपके? 16 वन वृत्त हैं। अब वन वृत्त होता क्या है आपका? जैसे हम प्रशासनिक दृष्टि से क्षेत्र को संभागों में बांटते हैं। सबसे पहले किस में बांटते हैं अपन? संभाग में। संभाग को किस में बांटते हैं? जिलों में। जिलों को किस में बांटते हैं? तहसीलों में। तहसील को ब्लॉक में। इस तरीके से ही आपका वन का पूरा प्रशासन चलता है। वन में संभाग नहीं होता, वन में वन वृत्त होता है। यानी जैसे अपने यहाँ संभाग होता है वैसे ही, या प्रशासनिक दृष्टि से जैसे संभाग होता है वैसे ही वन में क्या बनते हैं? वन वृत्त बनते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने वन वृत्त हैं आपके? 16 वन वृत्त हैं। ठीक है, कुछ जिलों को मिलाकर के एक वन वृत्त बनता है। जैसे कुछ जिलों को मिलाकर के क्या बनता है? एक संभाग बनता है। उसी तरीके से वनों के प्रशासन में आपका कुछ जिलों की या कुछ जिलों में फैले हुए जंगल को मिलाकर के क्या बनता है? एक वन वृत्त बनता है आपका। ठीक है, प्रत्येक वन वृत्त वन मंडल में विभाजित होता है। प्रत्येक वन वृत्त किस में विभाजित होता है आपका? वन मंडल में विभाजित होता है। महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे संभाग किस में बटा होता है आपका? जिलों में। ऐसे वन वृत्त किस में बटे होते हैं आपके? वन मंडल में बटे होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे वन विभाग का जो ऑफिस है उसमें वन मंडल अधिकारी लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि ये वन मंडल है आपका, वन मंडल अधिकारी। तो इस तरीके से प्रत्येक वन वृत्त वन मंडल में बटा होता है। मध्य प्रदेश में कुल 63 वन मंडल है, 63 वन मंडल है, जो कि विभिन्न वन उपमंडलों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो 16 वन वृत्त हो गए, 63 वन मंडल हो गए, और ये 63 वन मंडल किस में बटे जाते हैं? आपके उप वन मंडलों में। ठीक है, वन मंडल भी किस में बटे जाते हैं? उप वन मंडलों में। जैसे कि आपके जिले किस में बटे होते हैं? तहसीलों में। ऐसे ही वन मंडल किस में बटे होते हैं? उप मंडलों में बटे होते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 135
वन उपमंडल हैं। ठीक है, इनकी संख्या आप जरूर याद कर लेना अच्छे से। 135 वन उपमंडल हैं जो कि विभिन्न वन परिक्षेत्रों में बटे होते हैं। ये अगेन बटे होते हैं आपके प्रशासनिक दृष्टि से वन परिक्षेत्रों में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल 473 वन परिक्षेत्र हैं, वन मंडल परिक्षेत्र हैं आपके 473, 473। ठीक है, ये जो वन परिक्षेत्र हैं फिर वापस से उपवन परिक्षेत्र में बटे होते हैं आपके। इनके अंदर भी होता है उपवन परिक्षेत्र, जैसे आपका तहसील, तहसील के अंदर ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर भी फिर आपका गांव आ जाते हैं, ऐसे उपवन परिक्षेत्र आता है आपका। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 1871 है उपवन परिक्षेत्र की। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। और फिर ये भी आपके बटे होते हैं, ये सहायक वन व्यक्त में परिक्षेत्र सहायक वन व्यक्त में बटे होते हैं और इनकी संख्या है 8266 है आपकी इनकी संख्या। इसको आपका परिसर भी बोला जाता है, वन परिसर भी बोला जाता है। और ये कितना है आपका? 8266 है। तो इस तरीके से अगर अपन प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो 16 वन व्यक्त हो गए। ये 16 वन व्यक्त 63 वन मंडलों में बटे हुए हैं। ये 63 वन मंडल 135 वन उपमंडलों में बटे हुए हैं। 135 वन उपमंडल 473 आपके वन मंडल परिक्षेत्र में बटे हुए हैं। 473 वन मंडल परिक्षेत्र 1871 उपवन मंडल परिक्षेत्र में बटे हुए हैं। और ये भी आपके जो है फिर वापिस से 8266 परिक्षेत्र सहायक वन व्यक्त में बटे हुए हैं। यानी कि सबसे छोटा क्या है? परिक्षेत्र सहायक वन व्यक्त या वन परिसर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, सो ये मैंने आपको प्रशासनिक दृष्टि से कैसे वनों का विभाजन होता है वो मैंने आपको बताया। वन व्यक्त क्या होते हैं, वन मंडल क्या होते हैं, वन उपमंडल क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछें, और यदि नहीं है तो फिर अपन इस स्लाइड को चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये परिक्षेत्र क्या होता है सर? परिक्षेत्र क्या होता है आपका? जो आपके उपवन मंडल है उनसे छोटा परिक्षेत्र रहता है। उदाहरण के लिए आपका जैसे वन मंडल हो गया आपका जिला, और उपवन मंडल हो गया उसमें तहसील है, और फिर आपका वन मंडल परिक्षेत्र हो गए एक तरह से ब्लॉक। तहसीलों के अंदर भी तो आपके ब्लॉक होते हैं, तो ये ब्लॉक हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। ठीक है, ये एक उदाहरण दे के बताया, मैं ये नहीं बोल रहा कि तहसीलों इसके हिसाब से बटा होता है। ये उदाहरण, वो चीज अलग है आपकी, वो प्रशासन का काम है और ये वन विभाग का काम है। तो वन विभाग ने पूरे वन को पहले वन व्यक्तों में बांटा, फिर जिससे उसका कामकाज सही से चल सके इसलिए उसको वन मंडलों में बांटा, फिर उपमंडलों में बांटा, फिर परिक्षेत्रों में बांटा। इस तरीके से आपका ये पूरा इसका डिवाइडेशन है। ठीक है, जिससे आसानी से उनका काम चल सके। ठीक है, आपने रेंजर सुना होगा। रेंजर कहाँ बैठता है आपका? एक रेंजर एक परिक्षेत्र सहायक वन व्यक्त का अधिकारी होता है। ठीक है, जो पूरे क्षेत्र का अपना देखभाल करता है, वन रेंजर आपका रेंजर कहलाता है। ठीक है, और वो किसका अधिकारी होता है? परिक्षेत्र सहायक वन व्यक्त का अधिकारी होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें? चलो, अच्छी बात है, आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगली स्लाइड पर हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसको। तो ये मैंने आपको जो है वन मंडल वगैरह ये सारी चीजें बताई हैं मैंने आपको। कुछ और पॉइंट देखते हैं इसमें। तो प्रथम 3 सबसे बड़े वन व्यक्त कौन से हैं? ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार आपका। सबसे बड़े वन व्यक्त कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो प्रथम 3 सबसे बड़े वन व्यक्त हैं आपके खंडवा, जबलपुर और बैतूल। ये क्रमशः हैं आपके। पहले नंबर पे क्या है? खंडवा है, दूसरे नंबर पे क्या है? जबलपुर है, और तीसरे नंबर पे क्या है? बैतूल है। ठीक है, ये पहले 3 सबसे बड़े वन व्यक्त है। 16 वन व्यक्त है ना मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसमें से प्रथम 3 कौन से हैं? खंडवा, जबलपुर और बैतूल। ये पहले 3 वन व्यक्त है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है आपका? तो सबसे बड़ा वन मंडल मंडला है आपका। ठीक है,
सबसे बड़ा वन मंडल मंडला है, जो कि जबलपुर वन व्यक्त के अंतर्गत आता है। मंडला किसके अंतर्गत आता है? जबलपुर वन व्यक्त के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने आपको वन व्यक्त, वन मंडल, वन उपमंडल, वन परिक्षेत्र, इनके समन्वय और इनकी संख्या मैंने आपको बताई कितनी कितनी है। इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए आपको इन्हें ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है ये आपके। और यदि आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों में से बनते हैं आपके फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में, ठीक है। अब अपन कुछ संस्थान देखते हैं, वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जिनमें काम होता है, सिखाया जाता है या वन से संबंधित काम होते हैं, ठीक है। सुबह में बताया हूं आपको, आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान महत्वपूर्ण है। आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में स्थित है और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की। दूसरा है आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। देखो दोनों में अंतर है, ये प्रबंधन है और ये अनुसंधान है, ठीक है। वैसे नाम देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे प्रबंधन है, यहाँ पे मैनेजमेंट होता है और यहाँ पर अनुसंधान होता है। तो मैनेजमेंट कहाँ पे होगा? जहाँ पे सब नेता लोग बैठते हैं वहां मैनेजमेंट होगा आपका। और नेता कहाँ बैठते हैं? भोपाल में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। अनुसंधान कहाँ पे होता है आपका? जबलपुर में। अच्छा, ये नेशनल लेवल का है, इसका मुख्यालय देहरादून में है और क्षेत्रीय कार्यालय इसका जबलपुर में है। हर राज्य में इसका एक एक कार्यालय है। मध्य प्रदेश में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का कार्यालय कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ये आपको जबलपुर में स्थित है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, ये शिक्षा है, ये है ना, शाह बना लेना इसमें, ठीक है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र या वन राजकीय महाविद्यालय, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बालाघाट में स्थित है और एक शिवपुरी में स्थित है। ये शिवपुरी है, शाह बना हुआ है आपका, बालाघाट और शिवपुरी में स्थित है। 1979 में इनकी स्थापना हुई थी। वन स्कूल बोला जाता है इनको, फॉरेस्ट स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये आपका बालाघाट शिवपुरी में स्थित है। अब अपन इनको और भी आगे देखेंगे। वन राजकीय महाविद्यालय, ठीक है, वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बैतूल में स्थित है। 1980 में स्थापित है, 1980 में स्थापित है बैतूल में। मध्य प्रदेश वन विकास निगम, मध्य प्रदेश वन विकास निगम, ये कहाँ पे है आपका? भोपाल में स्थित है। 24 जुलाई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य बांस निगम, बांस निगम कहाँ पे है आपका? भोपाल में स्थित है, ठीक है। 3 जुलाई 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश इको पर्यटन केंद्र, ये भोपाल में स्थित है और 12 जुलाई 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका एक और तथ्य है कि ये भारत का पहला इको पर्यटन केंद्र है, ठीक है। भारत का पहला इको पर्यटन केंद्र कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। 12 जुलाई 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। संजीवनी संस्थान, संजीवनी संस्थान भोपाल में स्थित है आपका, इसका मुख्यालय, और 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो संजीवनी केंद्र हैं आपके, टोटल पूरे मध्य प्रदेश में 28 संजीवनी केंद्र हैं, जहां से जड़ी बूटियों का व्यापार किया जाता है। जड़ी बूटियों का संरक्षण करना, जड़ी बूटियों का व्यापार करना, ये सब संजीवनी केंद्रों का काम होता है। और मध्य प्रदेश में टोटल 28 संजीवनी केंद्र हैं अलग अलग जिलों में। लेकिन इनका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इनका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको, चलो हो गया होगा आपका इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं अपन अगली उसमें। अब कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख वानिकी संस्थान, वानिकी संस्थान कुछ देखेंगे अपन। वानिकी संस्थान से मतलब क्या है कि वनों से संबंधित और संस्थानों के नाम जहां पर रिसर्च होती है,
जहाँ पर आपके अनुसंधान वगैरह किए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम होता है वन विभाग से संबंधित, उनको अपन देखेंगे इसमें। तो पहला नाम आता है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नाम ध्यान में रखना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे स्थित है? आपका जबलपुर में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HRD का मतलब क्या है? आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1998 में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया है इसका? तो ये छिंदवाड़ा में स्थित है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये कहां पे स्थित है? आपका भोपाल में स्थित है। और कब स्थापित किया गया था? उसको 1982 में स्थापित किया गया था। 1982 में इसको स्थापित किया गया है इसको। अगला नाम है उष्ण कटिबंधीय वन, ये बा है आपका, चा नहीं है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र। तो उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, अगला है आपका मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज या वन महाविद्यालय। फॉरेस्ट कॉलेज हिंदी में क्या बोलेंगे? वन महाविद्यालय। मध्य प्रदेश का पहला वन महाविद्यालय बालाघाट में बनाया गया था 1979 में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका। मध्य प्रदेश का पहला वन महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बालाघाट में स्थित है आपका। मध्य प्रदेश का द्वितीय फॉरेस्ट कॉलेज, दूसरा फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ पे है? आपका बैतूल में है, 1980 में बनाया गया था। ठीक है, ये अभी मैंने पहले भी बताया था, पिछली स्लाइड में भी बताया था, इन दोनों को बताया था मैंने आपका। फॉरेस्ट कॉलेज एक बालाघाट में है और एक आपका बैतूल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम वन स्कूल, ठीक है, ये कॉलेज है और ये स्कूल है, वन स्कूल कहाँ पे स्थित है? आपका शिवपुरी में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला वन स्कूल कहाँ पे है? आपका फॉरेस्ट स्कूल कहाँ है? शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, सो ये मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए हैं, वन से संबंधित हैं, है ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, है ना, और फिर अपन में नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वहां पे मैं आपको कुछ और इंस्टीट्यूट्स के नाम बताता हूँ, कुछ अन्य इंस्टीट्यूट्स के नाम बताता हूँ इसमें वन से संबंधित ही। अगली स्लाइड देखते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ और संस्थान में बताता हूं। अब अपन प्रशिक्षण संस्थान देखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख वन प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आपका वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, ये वही है जो अभी मैंने पहले बताया था, बालाघाट में बना है आपका पहला वन विद्यालय या महाविद्यालय है। तो किस नाम से है? वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय। 1979 में बना था, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर स्लाइड में इसका नाम आया है, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका। बालाघाट में बना है और इसमें किन किन को ट्रेनिंग मिलती है? तो वन रक्षक और वन क्षेत्रपाल, इनको ट्रेनिंग मिलती है। तो वन रक्षक कौन होते हैं? आपके फॉरेस्ट गार्ड हो गए। और वन क्षेत्रपाल कौन होते हैं? फॉरेस्ट रेंजर। जो फॉरेस्ट रेंजर होते हैं आपके, वो वन क्षेत्रपाल कहलाते हैं। और फॉरेस्ट गार्ड कौन कहलाते हैं? आपके वन रक्षक कहलाते हैं। तो 1979 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय। वन विद्यालय, वन विद्यालय आपका बैतूल में स्थित है 1980 में, ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, बैतूल में स्थित है। इसमें आपका जो है वन रक्षक और वनपाल को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ये ट्रेनिंग किस किस को मिलती है उसके हिसाब से है ये। वन विद्यालय या वन स्कूल जिसको बोलते हैं, वन विद्यालय है ना अपने यहाँ, वन विद्यालय है, वो शिवपुरी में भी है आपका। यहाँ पे भी वन रक्षक और वनपाल को ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, एक वन विद्यालय आपका एक और है, कहाँ पे है? गोविंदगढ़ रीवा में है। यहाँ पे वन रक्षकों के लिए ट्रेनिंग होती है या फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर रीवा में जो स्थित है।
ठीक है। एक और वन विद्यालय है आपका, ये कहाँ पे है, झाबुआ में स्थित है। यहाँ पर भी वन रक्षक और वनपाल की ट्रेनिंग होती है। क्या हो गया, माइक किसी ने चालू किया, कुछ पूछना है क्या? एक है आपका राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पे है आपका, सिवनी जिले में है, 1973 में स्थापित है। और यहाँ पर वन रक्षक और वनपाल को ट्रेनिंग दी जाती है। वन रक्षक और वनपाल की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, नाम काफी लंबा है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला। इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी में स्थित है ये आपकी, ठीक है। और वन रक्षक और वनपाल की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। यदि किसी की फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती हो जाती है तो वो इन्हीं में से किसी एक में जाता है ट्रेनिंग के लिए। चाहे तो बैतूल जाएगा, बालाघाट जाएगा, शिवपुरी जाएगा, रीवा जाएगा, झाबुआ जाएगा, सिवनी जाएगा या पचमढ़ी जाएगा आपका। ये वन विद्यालय हैं जो कि अपने मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। मैंने इनके नाम बता दिए आपको सभी के। अपना शिवपुरी का नाम भी इसमें आता है क्योंकि शिवपुरी में भी एक वन विद्यालय स्थित है, ठीक है। जबकि आपका वन महाविद्यालय आपका दो जगह है, एक बालाघाट में है और एक आपका बैतूल में है। बैतूल का और बालाघाट का ये महाविद्यालय है। विद्यालय और महाविद्यालय में अंतर आपको पता ही होगा। महाविद्यालय जो कि आपका बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, और विद्यालय जिसमें छोटे लेवल के अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। सर ये वनपाल कौन होते हैं? वनपाल कौन होते हैं आपके, वनपाल जो है आपके फॉरेस्ट गार्ड की तरह से, बीट गार्ड आपने सुने होंगे, वो आते हैं आपके, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड में ही मतलब फॉरेस्ट गार्ड की तरह से ही होते हैं, बीट गार्ड बोला जाता है इनको, है ना। और ये जंगल में ही आते हैं आपके, वन जीव वगैरह के उसके लिए इनकी नियुक्ति होती है, तो ये बीट गार्ड कहलाते हैं आपके, ठीक है। तो ये सारे मैंने कुछ संस्थान बताए हैं, इससे पहले वाली स्लाइड में भी बताए थे और इसमें भी बताए हैं। अब यदि किसी को और कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो वो पूछे, अदरवाइज फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और फिर मैं अगली स्लाइड बताऊंगा आपको, नेक्स्ट स्लाइड। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। अब कुछ योजनाएं मैं आपको बताने वाला हूं, वनों से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं। अभी मैंने आपको संस्थान बताए, समितियां बताई, अब योजनाएं देखते हैं। वन विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं, हेडिंग डाल देना, वन विभाग से संबंधित प्रमुख योजनाएं, ठीक है। सो कौन सी योजना है आपकी, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ठीक है। एक योजना है आपकी एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ठीक है। इस योजना के तहत क्या होता है, तो एकलव्य शिक्षा विकास योजना जो है आपका, ये लघु वनोपज संघ ने LIC के सहयोग से इस बीमा योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत जो है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं या जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोग होते हैं, उनकी यदि मृत्यु हो जाती है या वो किसी वजह से दिव्यांग हो जाते हैं तो उनको एक बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती है, जो कि 50,000 से 1 लाख तक की बीमा राशि होती है, जो कि इन्हें उपलब्ध कराई जाती है तेंदुपत्ता संग्राहकों को। तो उनके लिए ये जो है योजना लाई गई है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ठीक है। तो किसके लिए है ये आपका, जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु पर ये आपका जो है दिया जाता है। और किसके सहयोग से इसको लाया गया है, तो आपका जीवन बीमा निगम LIC की सहायता से इसको लाया गया है। अगली योजना है चरण पादुका योजना। इसका काफी नाम हुआ है अभी हाल ही में, अगर आपने सुना हो, ये करंट की है आपकी चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना, इसके तहत जो है आपका तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 19 अप्रैल 2018 को
सिंगरौली जिले से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते चप्पल उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको पहनाए जाते हैं, जूते चप्पल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो योजना है चरण पादुका योजना के नाम से है, 2018 में चालू हुई है आपकी। जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोग होते हैं उनको जूते चप्पल आपका जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, प्रदान किए जाते हैं। ये योजना टीवी पे भी आई थी जब इसका शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री ने खुद ने जूते पहनाए थे, चप्पलें पहनाई थी उस टाइम पर 2018 में। ठीक है, तब इसका नाम आया था चरण पादुका योजना का। दीनदयाल वनांचल सेवा योजना, दीनदयाल वनांचल सेवा योजना, ये योजना 20 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ हुई है। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य वनवासियों को वन योजना का लाभ पहुंचाना है। जो वनों से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स आती हैं, उनका लाभ वनवासियों को मिल सके, क्योंकि वनवासी इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इतना उनमें समझ नहीं होती है, तो वो नहीं जान पाते हैं कि क्या योजना है, तो उन योजनाओं का लाभ मिल सके, ऐसा जो है आपका दीनदयाल वनांचल सेवा का भाव है और इसी भाव में काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 योजनाएं मैंने आपको बताई हैं वनों से संबंधित। यदि इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको तो पूछे, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको बताता हूं, अगली स्लाइड इसमें बताऊंगा। कुछ और योजनाएं हैं इसमें आपकी। सामाजिक वानिकी योजना, महत्वपूर्ण सामाजिक वानिकी योजना। इस योजना का क्या उद्देश्य है? ये 1976 में लाई गई थी, काफी पुरानी योजना है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य समाज को वनों से जोड़ना था, यानी कि समाज है जो आपका, उसको वनों से जोड़ना। इस योजना के तहत निजी भूमि पर नर्सरी तैयार करना तथा कृषकों को मेड़ पर पेड़ लगाना शामिल था। यानी कि वनों से संबंधित जागरूकता लाना समाज के अंदर, जिससे पेड़ों की कटाई को रोका जा सके, वनों को बढ़ाया जा सके, नए नए वृक्ष लगाए जा सके। ऐसी इस योजना की उद्देश्य था सामाजिक वानिकी योजना, यानी समाज के अंदर वनों से संबंधित लगाव पैदा करना सामाजिक वानिकी योजना था। ठीक है, अगली योजना है इसमें पंचवन योजना। पंचवन योजना जो है आपकी, पंचवन योजना उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई है जहां पर वनों का क्षेत्रफल 33% से भी कम है, यानी कि यहाँ पर वन बहुत कम है, वहां पर पंचवन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत आपका जो उस क्षेत्र के निवासी होते हैं उन्हें जंगलों का रखरखाव करना, नए पेड़ लगाना, ये सब उसमें शामिल है, पंचवन योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है आपका लोक वानिकी योजना। लोक वानिकी योजना जो है आपकी, ये 1999 में स्टार्ट की गई थी, 1999 में। और इस योजना का उद्देश्य भूवासियों द्वारा अपनी निजी भूमि पर वृक्ष लगाना है, यानी कि जो भूस्वामी हैं, जिनके पास में खुद के खेत हैं, जंगल हैं, वो अपनी भूमि पर वृक्ष लगाएं, ऐसा इस योजना का उद्देश्य है, लोक वानिकी योजना। तो ये 6 योजनाएं मैंने आपको बता दी। 3 पुरानी योजनाएं हैं और 3 नई योजनाएं हैं आपको, जो मैंने आपको वन से संबंधित 6 योजनाओं के नाम आपको बता दिए हैं। यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो, इससे संबंधित कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछें, नहीं तो फिर मैं आगे की तरफ आपको बताता हूं इसमें। नेक्स्ट